Hello students, in today's lecture number 4 on light reflection and refraction for class 10, we shall have discussion on refraction of light, an interesting phenomena. प्यारे बच्चों, आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिनोमिना देखे हैं जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्वॉल्व है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड फिनोमिना की यदि मैं बात करूं तो आपके डे टू डे एक्सपीरियंस में आपने लाइट को एक पाथ से दूसरे पाथ में जाते हुए देखा होगा। लाइट के बारे में आप सभी जानते हैं। लाइट को आपने पानी के अंदर जाते हुए देखा होगा। लाइट नहीं है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लाइट मेक्स द थिंग्स विजिबल, आप ये सब जानते हैं। जैसे किसी टैंक का बॉटम है या तालाब का बॉटम है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब एक तालाब में आपने देखा होगा साफ पानी भरा हुआ है, साफ पानी भरा हुआ है, या फिर एक टैंक है, टैंक में साफ पानी भरा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उसका जो बॉटम है वो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि कितना ऊपर है, या जबकि वास्तव में वो बहुत गहरा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने एक थिक ग्लास स्लैब को प्रिंटेड मैटर के ऊपर रखा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ प्रिंटेड मैटर्स हैं, इसके ऊपर जैसे मैं ये थिक ग्लास स्लैब को रख देता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैंने ये रखा, बेटा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए देखिए, ये जो साइज है लेटर्स की ये चेंज हो रही है। तो ये मैंने सिंपली एक कांच का टुकड़ा लिया है, इसकी हेल्प से मैं ऐसा कर रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं साइज ऑफ द लेटर्स चेंज हो रही है। ठीक है। तो सिंपली जब मैं कोई डॉट बना देता हूँ वाइट शीट पर, मान लीजिए कोई डॉट बना देता हूँ, ये लीजिए, ये पेंसिल से एक डॉट बना देता हूँ। ये मैंने पेंसिल से इस वाइट शीट पर एक डॉट बना दिया है। अब जब इसको मैं इससे देखूंगा तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो देख सकते हैं आप, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज आता है, क्योंकि आप ग्लास मीडियम उसके इस डॉट के ऊपर जब ग्लास मीडियम रखते हैं तो इसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है, जिसे हम जिस पोजीशन पर ये दिखाई देता है उसे अपेरेंट पोजीशन कहते हैं। सिमिलरली आपने फिश को देखा होगा एक्वेरियम के अंदर, मछलियों को। तो जो मछलियां एक्वेरियम में दिखाई देती हैं साइड से देखने पर, वो उनके ओरिजिनल पोजीशन नहीं होती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। ये सारे डेली लाइफ फिनोमिना अपने डे टू डे लाइफ में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऑब्जर्व किए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फिनोमिना आपने ऑब्जर्व किए होंगे। जैसे मैं ये ग्लास है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। जब इसमें मैं इस पेंसिल को डालता हूँ तो ये जो पेंसिल है बेटा, ये जो पेंसिल है ये टेढ़ी नजर आती है। कैसी नजर आती है? टेढ़ी नजर आती है। पेंसिल टेढ़ी नजर आती है, जबकि ये स्ट्रेट पेंसिल है। लेकिन इसमें जब हम इसको डालते हैं तो ये टेढ़ी नजर आती है। टेढ़ी नजर आने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन है। जब आप इस ग्लास में जब पेंसिल को डाल के आप घर पर एक्टिविटी करके देखिएगा, जैसे एक ग्लास में आप कोई पेन डाल दीजिए या पेंसिल डाल दीजिए, उसको साइड से देखिए तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक कॉइन को एक कप के अंदर डाला गया है। ये देखिए, ये कप है और इस कप के अंदर एक कॉइन को डाल रहे हैं। 5 रुपीज कॉइन है, उसको डालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। ये कॉइन को डाला, कॉइन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो कॉइन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये देखिए, कॉइन दिखाई देना शुरू हुआ। कोई पोजीशन में हमने चेंज नहीं किया है, बिना पोजीशन में चेंज किए कॉइन दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो ये कॉइन का दिखाई देना है, ये भी किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण है। ये भी किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण है। एक बार और मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉइन को इस ग्लास के अंदर डाला, सॉरी कप के अंदर डाला। अभी कॉइन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम पानी डालेंगे, मीडियम बदलेंगे, पहले एयर था अब मीडियम बदला हमने, पानी डाल दिया, अब देखिए कॉइन दिखाई देने लगा। कॉइन को शिफ्ट नहीं किया गया है, लेकिन कॉइन जो दिखाई दे रहा है ये बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। और वहीं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी आपने देखा होगा।
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सारे फिनोमिना आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे। तो इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हम जब ग्लास रखते हैं लेटर्स के ऊपर, तो लेटर्स का साइज जो है देखिए चेंज होता हुआ दिखाई देता है। लेटर्स का साइज ऐसे लगता है कि जो ये लाइट लिखा हुआ है थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ये रेज होता हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे जो फिनोमिना हो रहे हैं ये सब किसकी वजह से हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हैं। तो इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अब हमें जानने की बिल्कुल इच्छा आपके मन में आ रही होगी कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जरा इसके बारे में जाने। तो जो एक्टिविटी मैंने आपको कॉइन की बताई है ये आप खुद करके देखिएगा ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। वैसे ही जो एक ग्लास स्लैब ले लीजिएगा, उसको लेटर्स के ऊपर रखिएगा, तो जो लेटर्स हैं प्रिंटेड लेटर्स वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये भी एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में उस पर ग्लास स्लैब रखिएगा, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ एंगल बनाते हुए आपको दिखाई देगी। तो ये सारी एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम मीनिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर में ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की यदि मैं बात करूं तो ये फिनोमिना है। इट इज द फिनोमिना ऑफ इट इज द फिनोमिनन इट इज द फिनोमिनन इट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग मतलब मुड़ना, बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का मुड़ना। क्या लिखा मैंने? इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से मुड़ जाना। किसका? रे ऑफ लाइट का अपने पाथ से मुड़ जाना। कब? when it goes from one medium to another medium, ठीक है। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, जो उसका पाथ होता है, उससे बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने सोचा होगा कि ऐसा होता क्यों है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि देखिए जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे लाइट एयर से वाटर में जा रही है, या एयर से किसी और मीडियम में जा रही है, वाटर के अलावा कैरोसिन में जा रही है, या टर्पेंटाइन ऑयल में जा रही है, या पेट्रोल में जा रही है, डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड जो होती है लाइट की वो बदल जाती है। यानी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होने की वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is due to the fact 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 that speed of light is different in different मीडिया। एक से ज्यादा मीडियम की बात हो रही है तो मीडिया हो जाएगा, प्लूरल होता है मीडियम का ये मीडिया। जैसे फिनोमिनन एक घटना को कहते हैं, फिनोमिना कह देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा घटना की बात हो जाएगी, फिनोमिना कहते हैं उसको, ए लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज ए फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। Refraction of light is due to the fact that speed of light is different in different medium। इसके कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब देखिए मैं एक ग्लास स्लैब के जरिए एक ग्लास स्लैब बनाता हूं आपके सामने, और उससे आपको रे डायग्राम बना करके बताता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये मान लेते हैं एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा, कई बार 4 डायग्राम बना के आपको देता है ग्लास स्लैब के, और उसमें से कहता है कि कौन सा रे डायग्राम करेक्ट है। तो देखिए ये एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास मीडियम है, ठीक है, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और यहाँ पर ग्लास मीडियम है और यहाँ पर एयर है, और ये जो सरफेस है ग्लास मीडियम की, और ये एयर और ग्लास को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री होगी किसके लिए, इस एयर मीडियम के लिए और ग्लास मीडियम के लिए। और बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। अब ये क्या हो गया, ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं इस पर, इस ग्लास सरफेस का क्या हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल के साथ मैं मान लीजिए आई एंगल बनाते हुए एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट करता हूं, आई एंगल बनाते हुए, नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, नॉर्मल है। इसको मैं चलो नाम दे देता हूं एन डैश, ये नॉर्मल है। और ये जो लाइट रे आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो लाइट रे आ रही है, एरो लगाना नहीं भूलें, बिना एरो के ये रे नहीं कहलाएगी, ये जानते हो हम, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट आई। अब यहां पर ये कहां से आ रही है, एयर मीडियम से आ रही है। अब ये कहां एंटर करेगी, ग्लास में एंटर करेगी, तो अपने पाथ से ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और ये देखिए ये अपने पाथ से बेंड हो गई, ठीक है, ये अपने पाथ से बेंड हो गई। और देखिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और कब बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी, ये बात भी हम आगे करेंगे। तो देखिए लाइट रे आई, ये इंसिडेंट लाइट रे एक मीडियम से, जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर की, तो ये इसको जाना था सीधे, इसको जाना था सीधे, इसको ऐसे जाना था। ये जो मैं पाथ बना रहा हूं बेटा, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इसको इस तरीके से जाना था, लेकिन मीडियम बदलने की वजह से ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये जो एंगल आई है, इस एंगल आई को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये बात भी आप जानते होंगे। और यहां पर इस नॉर्मल के साथ जो ये लाइट रे एंगल बना रही है, एंटर करने के बाद इस लाइट रे को आप, ये लाइट रे का नाम भी जानते होंगे, इस लाइट रे को यदि मैं नाम दूं तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, जो O से कहां जा रही है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं O1, ठीक है, ये OO1 जो है रिफ्रैक्टेड रे है। और ये जो एंगल R है OO1 ने जो नॉर्मल के साथ बनाया है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर लाइट रे दोबारा इस सरफेस से टकराएगी, तो इस जगह के लिए नॉर्मल क्या होगा, ये वाला जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये नॉर्मल होगा, यहां पर होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस नॉर्मल को मैं नाम दे देता हूं N1 और N1 डैश, N1 N1 डैश, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट रे यहां से जब यहां जाएगी तो ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है, यहाँ एयर मीडियम है, तो ग्लास से जब एयर में जाती है तो लाइट रे फिर से अपना पाथ बदल देगी। इसको जाना तो ऐसे सीधे था, लेकिन ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसलिए यहां भी लाइट रे क्या होगी, अपना पाथ बदल देगी। और अब देखिए लाइट रे नॉर्मल से दूर चली गई है, ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगी इसे कहेंगे एंगल E। और ये जो लाइट रे बाहर आ रही है ग्लास स्लैब से, इसे हम कहते हैं इमरजेंट रे। क्या कहते हैं, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे नाम देते हैं बेटा इसको। और ये जो एंगल E यहां पर बना, इमरजेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है बेटा ये, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है। अब ये एंगल R है तो ये एंगल भी R होगा, आप जानते होंगे जेड शेप बन रही है ना बेटा, ये देखो इस तरीके से, ये जो है जेड शेप बन रही है, इस तरीके से, इस तरीके से जेड शेप बन रही है। देखिए मैं बना के बताता हूं, इस तरीके का जेड शेप बन रहा है ना, तो जितना एंगल ये होगा उतना की उतना एंगल ये हो जाएगा जेड शेप में, जानते हो ना ये बात। तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। इसके अलावा एक खास बात और होती है, यदि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक जैसी यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो उस केस में ये इंसिडेंट रे और ये जो इमरजेंट रे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, यदि ये हमने जो ग्लास स्लैब लिया है ये एक जैसी थिकनेस की है, सभी जगह इसकी थिकनेस सेम है, तो यूनिफॉर्म ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर, उस केस में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये बात आप जानिएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अपने पाथ से लाइट रे का इस तरीके से डेविएट होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के यहां पर दो लॉज दिए गए थे। ये मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब बता दिया है बेटा। ये जो फिगर है इसको आप नाम दे सकते हो। ये मैंने आपको क्या बताया है इस रे डायग्राम के जरिए, रिफ्रैक्शन 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 थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये रे डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़े थे, ध्यान दीजिए, ध्यान आ रहा होगा आपको। रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन के जिस तरीके से हमने दो लॉज पढ़े थे, सिमिलरली रिफ्लेक्शन के भी दो, रिफ्लेक्शन के जैसे दो लॉज थे, सिमिलरली रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। लॉज, ये बात मैं बेटा बताऊंगा अभी कि लाइट रे किस तरफ बेंड होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय, उसकी चिंता ना कीजिए। पहले हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो दो लॉज हैं। नंबर वन जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला जो लॉ है वो स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। स्नेल्स, उन्हीं के नाम के सम्मान में, उन्हीं के सम्मान में फर्स्ट लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला जो लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये किसने दिया था, स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या होता है, द रेशो, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बता रहा हूं, क्या होता है, द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ द साइन, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, is a constant। ठीक है, जो ये रेशो होता है ये कांस्टेंट होता है। एंड फोर इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। एक से ज्यादा मीडिया की बात हो रही है तो मीडिया हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैथमेटिकली यदि इस लॉ को लिखें तो साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन साइन आर, इनका जो रेशो है ये कांस्टेंट होता है। ये बताया था स्नेल ने, क्या कहा था, स्नेल ने कहा था ये बात कि साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कई बुक्स में म्यू से और कई बुक्स में स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। या इसको कई बुक्स में म्यू से और कई बुक्स में सिंपली एन से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। साइन आई और साइन आर का रेशो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। डोंट वरी, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करें, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए वही मैं ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले लेता हूं। ये एक ग्लास स्लैब है और ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए लाइट रे आई, इस तरीके से आई एंगल बनाते हुए लाइट रे आई और दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, आर एंगल बनाते हुए अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई। दूसरा जो मीडियम है वो ग्लास मीडियम है। मान लीजिए ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर एयर मीडियम है और एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये आप जानते हो। वैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, लेकिन हम यहाँ पर म्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट ओ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ। स्नेल क्या कहता है? स्नेल ने कहा था कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन का मल्टीप्लीकेशन, जैसे एयर मीडियम में, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1, और इस एयर मीडियम में बनने वाले एंगल आई का साइन यानी साइन आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट एंटर कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और उसमें बनने वाले एंगल आर का साइन, ठीक है, उसमें बनने वाले एंगल आर का साइन यानी साइन आर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू साइन आई बराबर होता है म्यू इंटू साइन आर के। ये स्नेल्स लॉ यहाँ पॉइंट ओ पर अप्लाई करने से ये इक्वेशन हमें मिलती है, ठीक है। और समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए, एज पर स्नेल्स लॉ, यदि किसी पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ? जिस मीडियम से लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, जैसे एयर से जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया 1, और एयर के अंदर बनने वाला एंगल आई का साइन, साइन आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू साइन आई बराबर होता है जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले एंगल आर का साइन, साइन आर, उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। और यहां से देखिए जो हमने स्नेल्स लॉ लिखा था वही यहां पर आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आ गया? म्यू, और ये म्यू क्या होता है? कांस्टेंट। इस तरीके से स्नेल्स लॉ को हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये पहला लॉ है किसका? रिफ्रैक्शन का। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, the refracted ray, the refracted ray, incident ray, the refracted ray, and the normal, and the normal, and the normal, and the normal, normal, and the normal all lie in the in the in the same plane, in the same plane. Incident ray, refracted ray and the normal all lie in the same plane. जैसे ये डायग्राम के जरिए समझते हैं, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होती है ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरीके से दो लॉज होते हैं किसके? रिफ्रैक्शन के। ये आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था कि कब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कब लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी और कब बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी, वो बात कर लेते हैं। देखिए ये तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ होगा? बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, लाइट किस तरफ बेंड होगी वो हम यहां पर जानना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक इस एग्जाम्पल के जरिए आपको बताऊंगा। ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया? नॉर्मल इस सरफेस के लिए, ठीक है, इस सरफेस के लिए नॉर्मल है।
और इस पर ये लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट की गई, इस तरीके से ये लाइट रे गिराई गई, आई एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए लाइट रे गिराई गई। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहाँ जो एयर है ये रेयरर मीडियम है। अभी मैं बताऊंगा रेयरर का मतलब क्या होता है और डेंसर का मतलब क्या होता है। ये जो ग्लास है ये डेंसर मीडियम है। तो जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से किस तरफ बेंड होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो ये जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन मैंने यहाँ ये बनाई है, ये क्या है बेटा? नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब कोई लाइट रे कहां से कहां जाती है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो किस तरफ बेंड होती है? टूवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाती है। दूसरा, यदि लाइट रे इसका उल्टा यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या होगा? यदि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या होगा, वो बात कर लेते हैं। तो ये है ग्लास जो कि डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। और यहाँ है एयर जो कि कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। अब लाइट रे इधर से आती है, ये ग्लास सरफेस से आती है, ये लीजिए, और ये इसका नॉर्मल हो गया डॉटेड लाइन। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाती है। कहाँ चली गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। जबकि इसको आना था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई लाइट रे डेंसर से डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है, जब कोई लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो उस केस में लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है। थर्ड केस की मैं बात करता हूं। थर्ड केस में ये लीजिए, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। और इस ग्लास स्लैब में मैं ये नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ये नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल कोई एक नॉर्मल नहीं होता। सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो भी आप डायरेक्शन ड्रॉ करोगे, जो भी लाइन ड्रॉ करोगे, ये सब नॉर्मल होंगे, कोई एक ही नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, इस सरफेस के बहुत सारे नॉर्मल हो सकते हैं। मैं तो यहाँ 3 नॉर्मल ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, ये सब क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये तीनों नॉर्मल है। यदि कोई लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में जाते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है इस तरीके से, तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। यदि कोई लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में इस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधे निकल जाएगी, यानी बेंडिंग नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इफ लाइट रे, यहां लिख सकते हैं इफ लाइट रे is incident if light ray is incident in the direction of normal, यदि कोई लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट की जाती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी, रिफ्रैक्टेड रे will not बेंड, मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी, एंड विल गो और एंटर इनटू अदर मीडियम इनटू अनदर मीडियम विदाउट बेंडिंग दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी लाइट। ठीक है, विदाउट बेंडिंग दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर जाएगी यदि लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है तो।
तो ये मैंने 3 स्पेशल केसेज आपको बता दिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा डेफिनेटली, और वो है कि सर ये डेंसर और रेयरर मीडियम कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो इसको भी समझना काफी आसान है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म आया था, मैंने अभी अभी आपको बताया था स्नेल्स लॉ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन मीडियम डेंसर है और कौन रेयरर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कई बुक्स में म्यू से और कई बुक्स में स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको अब हम जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली 2 टाइप का होता है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 प्रकार होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर वन is absolute refractive index and number 2 is relative refractive index। तो दोनों को मैं आपको बताऊंगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सिंपली किसी एक ही मीडियम के लिए डिफाइन होता है। ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब जिसका दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट अलग है। ठीक है, हालांकि आइंस्टीन ने कहा कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, तो एब्सोल्यूट का मतलब है आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन, आइसोलेशन वार्ड होता है ना जैसे हॉस्पिटल में, जहां पर किसी दूसरे के जाने की मनाही होती है, तो वैसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि केवल और केवल एक मीडियम के लिए डिफाइन होता है। तो यहां लिखेंगे इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द रेशो, एज द रेशो, एज द रेशो ऑफ speed of light, speed of light, speed of light c in vacuum, in vacuum, speed of light c in vacuum to the speed of light in medium, to the speed of light, to the speed of light, to the speed of light in medium, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम और मीडियम के अंदर जो लाइट के स्पीड का रेशो है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना चाहता हूं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम। ठीक है, यदि एयर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पता है तो हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकेंगे, क्योंकि वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट तो हम सब जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये एक बात हुई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि केवल और केवल एक मीडियम के लिए डिफाइन होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया C/V के बराबर होता है। इसी C/V को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं पर मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। रिलेटिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक मीडियम के लिए डिफाइन नहीं होता। रिलेटिव शब्द जहां आ गया इसका मतलब ये एक से ज्यादा मीडियम की बात करेगा। तो रिलेटिव, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो केवल और केवल एक मीडियम के लिए डिफाइन हो गया भाई। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का रेशो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक से ज्यादा मीडियम्स के लिए डिफाइन होता है। तो जैसे हम 2 मीडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। यदि मैं कहता हूं कि इफ μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, if μ1 is the refractive index of medium 1, एक मीडियम ले लिया मैंने 1, ठीक है बेटा, और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ1, एंड
and mu 2 is the refractive index, and mu 2 is the refractive index of medium 2, of medium 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। ठीक है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है with respect to medium 1, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा। मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिखा जाएगा म्यू 2 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 2 को आप नीचे लिख दें, ठीक है, और 1 को यहां लिख दें। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 को यहां लिख दें, 2 को यहां लिख दें। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, तो इसमें ज्यादा नहीं जाना है आपको। ये सिंपली म्यू 2 1 आप मान लीजिए। तो म्यू 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा और जो बाद में लिखा है वो नीचे आएगा। ठीक है, बाद में कौन लिखा है 1 तो नीचे आ गया, 2 पहले लिखा है तो ऊपर आ गया। ऐसे ही यदि मैं बात करूं आपसे सिमिलरली refractive index of medium 1 with respect to मीडियम 2, मीडियम 1 का मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू 1 2 होगा। और ये किसके बराबर होगा, जो पहले लिखा है वो ऊपर, जो बाद में लिखा है वो नीचे, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कैसे डिफाइन कर दें। अब यहां से इसको आसानी से डिफाइन किया जा सकता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the refractive index of a medium with respect to another medium, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया म्यू 2 1, इसको क्या लिखा जाता है, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब देखिए ये म्यू 2 और म्यू 1 क्या है, एब्सोल्यूट है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। यानी दो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब यदि म्यू 2 को लिखा जाए तो म्यू 2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर एब्सोल्यूट की यदि मैं बात करूं तो सी अपॉन वी लिखा था, तो म्यू 2 लिखेंगे तो सी अपॉन वी 2 सेकेंड मीडियम में, और म्यू 1 लिखेंगे तो सी अपॉन वी 1 लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर होगा सी अपॉन वी 2 सी अपॉन वी 1, और यहां से इसको सॉल्व करें तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, v1 अपॉन v2 आ जाएगा, और म्यू 2 1 की जो वैल्यू आई वो v1 अपॉन v2 आ जाएगी, v1 अपॉन v2 आ जाएगी। तो एक तो इस तरीके से लिखा गया है इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और एक वेलोसिटी की टर्म में ऐसे लिखा गया है। ध्यान दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है। लेकिन वेलोसिटी की टर्म में जब लिखते हैं
तो जो पहले है वो नीचे आएगा, जिसका सेकंड मीडियम का वेलोसिटी नीचे आ गया, फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी ऊपर आ गया। ये ध्यान दीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए। वैसे ही यदि मैं एक और लिख के दिखाता हूं आपको, म्यू वन टू को क्या लिखेंगे, म्यू1/म्यू2। म्यू1 फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू2 सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू1/2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया मीडियम 1 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। और यहां से इसको लिखा जाएगा म्यू1 का मतलब c/v1। भाई c तो सेम रहेगा ना, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है, और म्यू2 क्या हो जाएगा, c/v2 हो जाएगा, और यहां से ये आ जाएगा v2/v1 आ जाएगा। और यहां से म्यू1/2 की वैल्यू जो आएगी वो v2/v1 वेलोसिटी की टर्म में इस तरीके से आ जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में आ गया। तो इस तरीके से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग तो पता चल गया आपको, लेकिन ये जो डेंसर मतलब डेंसर का मतलब क्या होता है और रेयरर का मतलब क्या होता है। देखिए डेंसर का फुल जो नेम है वो बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, लेकिन सिंपली हम कहते क्या है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का मतलब है ऑप्टिकली डेंसर। हमें यहाँ पर डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, डेंसिटी की बात नहीं हो रही है बेटा। यहाँ ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यानी लाइट के स्पीड के रेस्पेक्ट में हम डेंसरनेस डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हुआ, मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू इंडेक्स with respect to other medium, medium of high refractive index with respect to other medium, वो कहलाएगा डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर। और ऑप्टिकली रेयरर का मतलब क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब है मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो जिस भाई दो मीडियम है, जैसे एक मीडियम है 1 और एक मीडियम है 2। यदि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सेकंड का ज्यादा है तो डेंसर कौन हुआ, सेकंड हुआ। किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दो मीडियम की बात करता हूं। जैसे एक मीडियम ले लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक मीडियम मैंने लिया एयर और एक मीडियम लिया ग्लास, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम देखें तो 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो कौन डेंसर है, ग्लास इज डेंसर ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। मैं सिंपली डेंसर लिख रहा हूं, बार बार ऑप्टिकली डेंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑप्टिकली डेंसर है। ग्लास इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू एयर, और एयर क्या हो गया, एयर इज रेयरर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर तो हो गया रेयरर मीडियम, और ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में हो गया डेंसर मीडियम। तो ये बात हुई ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की। अब देखिए एक बात मैं ऑलरेडी आपको और बता चुका हूं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना बताया था मैंने, ये म्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v बताया था, ठीक है। अब एक इसको हम दूसरे वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाहेंगे। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बताना है, हालांकि 10th क्लास में पूछने के चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू, ये न्यू बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। यहां पर न्यू तो हो गया फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये लेमडा क्या है बेटा, वेवलेंथ होता है, ये सब आप जानते होंगे वेवलेंथ। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कहां पर, वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है सी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, c/λ, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है।
तो यहाँ से यदि आप c की वैल्यू निकालें, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर आएगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर आएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमने निकाल ली, ये आ गई। अगर यदि हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, तो उस केस में c रिप्लेस हो जाएगा b से, c की जगह आ जाएगा v, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। और वेवलेंथ लेमडा की जगह आ जाएगा लेमडा m, m मतलब मीडियम, मीडियम का वेवलेंथ हो गया ये, और न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, और v क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, जब मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं लिख भी देता हूं, फ्रीक्वेंसी की यदि आप बात करें तो ये चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज, मीडियम बदलने पर ये चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम बदलने पर ये नहीं बदलती। वेयर एज क्या क्या बदल जाता है, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी, इंटेंसिटी, ये सब बदल जाते हैं। इंटेंसिटी विल चेंज, मीडियम बदलने से वेवलेंथ बदल जाएगी, मीडियम बदलने से वेलोसिटी बदल जाती है, मीडियम बदलने से एनर्जी बदल जाती है, मीडियम बदलने से इंटेंसिटी बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दो रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का ये रिलेशन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का ये रिलेशन है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या लिखा जाएगा, c अपॉन v है ना, c अपॉन v है, तो c की वैल्यू रखें, c की वैल्यू क्या है, न्यू इंटू लेमडा, और v की वैल्यू क्या है, न्यू इंटू लेमडा m। अब फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हुआ, तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नया रिलेशन निकल के आया, वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ, ठीक है, वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ डिवाइडेड बाय मीडियम के अंदर वेवलेंथ, इसका जो रेशो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो ये भी आपको यहां से पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब जैसे मैं कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको टेबल के जरिए बताना चाहूंगा, जैसे कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यदि हम बात करें मटेरियल मीडियम पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड कॉलम में मटेरियल मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ईयर की बात करें तो 1.0003, जिसको लगभग 1 मान लेते हैं। आइस के लिए 1.31, वाटर के लिए 1.33, और एल्कोहल के लिए 1.36, कैरोसिन के लिए 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के लिए 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल के लिए 1.47, बेंजीन के लिए 1.50, क्राउन ग्लास के लिए 1.52, कनाडा बाल्सम के लिए 1.53 होता है, रॉक साल्ट के लिए 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास के लिए 1.65, रूबी के लिए 1.71, सेफायर के लिए 1.77 और डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि इन सभी मटेरियल मीडियम का कंपैरिजन करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है और एयर का सबसे कम है। तो ये एक आइडिया होना चाहिए कि किसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रटना नहीं है आपको, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ एयर का कम होता है और जो ग्लास है उसका ज्यादा होता है, और डायमंड का जो है सबसे ज्यादा होता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद में फिर हम लेंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।